तो नमस्कार साथियों, आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निम्सा में। तो साथियों, हम बिना देरी किए लगातार आगे पढ़ाई की और बात करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में नीति तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमारा वहां तक हम आर्टिकल 44 तक पहुंच गए थे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 45 तक से आगे क्या है। तो देखिए साथियों, अनुच्छेद 45 की कुछ हद तक तो हमने बात कर ली थी। वहाँ शिक्षा की बात करता है पिछले एपिसोड में, ठीक है। और वो है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य। अब अगला है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है SC व ST, SC ST को शिक्षा। अब देखिए साथियों, इसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान देना। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति की बात करता है और अनुसूचित जनजाति की बात करता, उन दोनों को शिक्षा देने की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 46 है। अगली बात है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 बात करता है स्वास्थ्य संबंधी। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य और इसके साथ ही जुड़ा है मदिरा। कौन सा? मदिरा। अब देखिए, मदिरा का मतलब होता है यहाँ अल्कोहल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्कोहल। आपको पता होगा साथियों कि जिस समय हमारा संविधान का निर्माण चल रहा था, निर्माण कार्य, उस समय संविधान के बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अल्कोहल होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल पाबंदी लगा दो। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कि अल्कोहल तो होना चाहिए। मतलब उतना फिर तो इन्होंने तय किया कि भाई उतना होना चाहिए कि जो शायद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। जहाँ अल्कोहल की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है, वहाँ अल्कोहल पर क्या लगा देना चाहिए? रोक लगा देनी चाहिए। मदिरा पर क्या लगा देनी चाहिए? रोक। जैसे कि आदिवासी इलाके के उस समय उन्होंने कहा था कि भाई जिस प्रकार आपके एरिया में सुबह-सुबह लोग चाय पीते हैं, उसी प्रकार हमें तो क्या करना पड़ता है, अरे मतलब यूँ गुटखा लेना ही पड़ता है, ढक्कन खोलना ही पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इतना ही ले सकते हो कि जितना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसा आपने देखा होगा खाँसी की दवाओं में, जो खाँसी की दवा है उसमें खाँसी की दवाई के रूप में भी अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अपने घरों में या देसी एक बहुत यूँ देसी दवाई के रूप में भी अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जो वृद्धजन लोग हैं जो लेते हैं, वो कहते हैं कि भई इससे क्या खाँसी ठीक हो जाती है। आपने सुना होगा कि पहले अस्पतालों में भी एक खाँसी की दवाई आती थी, जिनका नाम मैं अब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उनमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन बाद में सरकार ने उस पर क्या लगाई? रोक लगाई। तो ख़ैर हमें याद यही रखना है कि अल्कोहल की बात करता है आर्टिकल 47, और इसके साथ ही कितना कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो? लाभदायक हो उतना ही। जहाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना तय हो जाए, तो वहाँ रोक लेना। और दूसरा आपको पता ही होगा, मतलब अगर मज़ाक के तौर पर लें तो जिस समय अपना कोविड चल रहा था, उस समय हरियाणा राज्य के संदर्भ में कहा जाता है कि दूसरे-तीसरे दिन ही एक अफ़वाहें चली थी, आपको पता होगा या हम सब जानते हैं कि हरियाणा में कहा कि भई कोरोना की एकमात्र दवा वो है अल्कोहल। तो फिर हरियाणा में ठेके खोले गए, क्योंकि सरकार की आमदनी यहीं से है। और हरियाणा तो पूरी तरीके से यहीं है। अगर एक दिन मान लो वहाँ बंद कर दे या 10-15 दिन बंद कर दे, तो सरकार की पूरी आमदनी बंद हो जाए। और अल्कोहल वाला टैक्स भी राज्य सरकार के पास ही जाता है। देखो, आप हमारे राजस्थान में भी खुले थे। फिर आपने देखा होगा कि एक ही दिन में यूँ लाखों की लोगों की लेने, घर में 6 सदस्य तो 6 के 6 पूरे यूँ सब लेके भई हफ्ते में 1 दिन खुलेंगे। और मान लो कि 3-4 बेटे हैं और पति-पत्नी छहों ही गए और एक-एक पैक लेके आ गए, तो उसका मतलब उनका 1 हफ्ता क्या हो गया पूरा। ख़ैर बात करते हैं आगे की। अगला है अनुच्छेद 48। कौन-सा है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 बात करता है, एक तो पशु बलि, मतलब एक तो पशु बलि पर रोक, और पशु बलि पर रोक, और विशेष किसमें? विशेष गाय के लिए, विशेष गाय की बलि, ठीक है? कि भई पशु बलि पर रोक लगाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 48 क या 48 ए एक संविधान संशोधन हुआ, ठीक है? या तो क लिखो या ए लिखो, दोनों सेम ही है। और इसमें बात जोड़ दी कि पर्यावरण, वन, झील, वन्य जीव आदि की सुरक्षा
सुरक्षा करेगा तथा हिंसा से दूर रहेगा। ठीक है, हिंसा से क्या रहेगा, दूर रहेगा। ये आर्टिकल हिंसा से दूर, ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि एक तो लिखा है कि भाई पशु बलि पर क्या लगाएगा रोक, और विशेष तौर से किस पे, गाय पे, और ये भी किस पर आधारित है, ये भी गांधीवाद से ही लिया गया है, ये आर्टिकल 48। अब देखिए साथियों अगली बात है वो है अपने आर्टिकल 49 से लेकर आर्टिकल मतलब अपने अनुच्छेद 49 है, वो बात करता है अपने जो हेरिटेज है या राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा की। अनुच्छेद 49, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक सार्वजनिक क्षेत्रों आदि की सुरक्षा, सुरक्षा और संवर्धन, सुरक्षा और संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या होता है, विकास। कौन करेगा, संवर्धन करेगा या करने का प्रयास करेगा, करने का प्रयास करेगा। अब देखिएगा साथियों, आर्टिकल 49 में लिखा है कि राष्ट्रीय स्मारकों जैसे हेरिटेज होटल वगैरह है या सार्वजनिक क्षेत्र है उन आदि की सुरक्षा भी करना और उनका संवर्धन करने का भी प्रयास राज्य को करना है। फिर अपना अनुच्छेद आता है 49, अनुच्छेद 49 है कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना, रखने का प्रयास, रखने का क्या करेगा राज्य, प्रयास करेगा। अब देखो, कार्यपालिका अपना काम करती रहेगी और न्यायपालिका अपनी काम करती रहेगी, दोनों के मध्य कार्यपालिका के कोई भी किए गए काम पर न्यायपालिका टीका टिप्पणी नहीं करेगा, और न्यायपालिका के किए गए फैसले पर या सुनाए गए कोई सुनवाई की गई है तो उनके ऊपर न्यायपालिका अपने कार्यपालिका का भी टीका टिप्पणी नहीं करेगी, दोनों अपने आप में दोनों स्वतंत्र रहेगी। अब अगला है अनुच्छेद 51, और इसके साथ ये भी है आर्टिकल कि भाई अगर मान लो कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का दबाव रहे तो न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपने फैसले नहीं सुना सकती, और अगर न्यायपालिका भाई हर समय कार्यपालिका पर दबाव ज्यादा ही डाले तो भी कार्यपालिका भी अपना काम नहीं कर सकती। मान लो कार्यपालिका जो भी नियम बनाती है, जो भी संशोधन बनाती है, तुरंत न्यायपालिका उनके मतलब विरुद्ध कार्रवाई कर देती है, असंवैधानिक घोषित कर देती है, इसका मतलब दोनों के मध्य विवाद की स्थिति होती है। तो इन विवाद से बचने के लिए दोनों अपने अपने क्षेत्रों पर क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करेगी। हाँ ठीक है, अगर ज्यादा ही न्यायपालिका हावी हो तो फिर कार्यपालिका भी कोई उठाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है, तो उन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसे प्रस्ताव, लिखा तो नहीं है महाभियोग, लेकिन ये लिखा है कि जिस विधि से राष्ट्रपति द्वारा हटाएंगे राष्ट्रपति को, उसी विधि द्वारा इनको भी हटाया जाएगा। या फिर आपने देखा होगा कोई कार्यपालिका है वो कोई संसद द्वारा कोई विधायिका द्वारा ऐसा नियम पास हो गया जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो तब कार्रवाई कर सकती, लेकिन ये विशेष अलग उपबंध है, उन विशेष उपबंधों के आधार पर ही। अगला है आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है साथियों, विदेश नीति की, भारत की विदेश नीति की बात करता है। विदेश नीति में 4 बातें लिखी गई है, कितनी बातें, विदेश नीति के संबंध में बात कौन सा आर्टिकल करता है, 51। विदेश नीति में 4 बातें हैं, और विदेश नीति अपनी जो भारत की विदेश नीति है वो शांति और सुरक्षा की विदेश नीति है, कि वो शांति और समन्वय सुरक्षा बढ़ाने का काम करेगा, पहली तो यही लिखा है। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और शर्तें हैं उनको भारत खुद भी मानने का प्रयत्न करेगा और दूसरों को भी मनवाने का प्रयत्न करेगा। अगर दो देशों के मध्य कोई विवाद है तो मध्यस्थता के साथ भारत क्या करवाएगा, मतलब भारत यही प्रयास करेगा कि मध्यस्थता के साथ उन दोनों का क्या हो जाए, निपटारा हो जाए। इसी के साथ ही जो संधि और शर्तें हैं उनका भारत खुद भी अनुसरण करेगा और बाकी को भी अनुसरण करने को कहेगा, मित्रता के साथ रहने को, बंधुत्व की भावना को पैदा करेगा। आखिर ये है कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति। तो इस प्रकार हमारे नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं पूरे। अब साथियों अगली बात है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार में अंतर। पहले अंतर देख लेते हैं, फिर संबंध भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। मान लो एक में अंतर लिख दे और एक में संबंध लिख दे। देखिए पहली बात, पहला क्या है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, किसके लिए, राज्यों के लिए, और ये किसके लिए, नागरिकों के लिए। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है। नंबर 2, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, और ये वाद योग्य है। ठीक है। तीसरा, नीति बनाते समय ध्यान रखने का प्रयास करेगा, ध्यान रखने का प्रयास, लेकिन बाध्यता नहीं है, लेकिन बाध्यता नहीं है। इधर क्या है, बाध्यता है। ठीक है। इसके साथ ही अगर अलग से तथ्यों में पूछ ले तो ये भाग, संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद, और अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है, अनु प्लस छेद है, व्यंजन संधि भी बन रही है। ठीक है। ये है 36 से लगाकर 51 तक, और ये है भाग 3 और अनुच्छेद अपने 12 से लगाकर, मुख्य रूप से 12 से 30 और फिर 32 से 35 तक। ठीक है, क्योंकि 31 तो हटा दिया। एक मौलिक अधिकार, अगर आपको पूछ ले संपत्ति के अधिकार के बारे में, जिसका जिक्र हमने कर लिया था, 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति को पूर्ण रूप से ही हटा ही लिया गया था, लेकिन मौलिक अधिकारों से हटाया था और उसे कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया, लेकिन संविधान से उसे नहीं हटाया। ये थोड़ी सी बात याद रखना। तो ये है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के फैसले में कहा था, क्या कहा था, ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों की अपेक्षा इनका नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व कम है, तत्वों का महत्व कम और इनका अधिक है, इनका महत्व क्या है, अधिक। ठीक है, लेकिन फिर भी समानता भी है। समानता क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूं समानता। समानता क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं, बिंद्रा मिल्स वाले विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ना, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीति निर्देशक तत्व, आपको पता होगा हमने बात की ना अभी पिछले में, कि अनुच्छेद 39 ब और 100 को देखकर उन्होंने निरस्त कर दिया बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसके साथ ही वो अपने पृथ्वी पर के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा था कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के आगे प्रभावहीन है, लेकिन फिर अपने सुप्रीम कोर्ट ने मिलर व मिल्स बनाम भारत राज्य के संबंध में एक मतलब विवाद में अपना निर्णय देते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, नीति निर्देशक तत्वों के बिना मौलिक अधिकार अधूरे हैं, तो मौलिक अधिकारों के बिना नीति निर्देशक तत्व अधूरे हैं। ये दोनों मानव के लिए, दोनों मानवों के लिए अधिकार है, जिसमें एक अधिकार तो ऐसा है जो संविधान से दे रखा है, और कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जो उनको पूर्ण रूप से दे नहीं रखे, लेकिन उनको, वो उन अधिकारों पर उनका हक जरूर होता है। ये बात किसने कही, सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर अगर आपको पूछ ले अंतर संबंध, तो ये ऊपर वाला अंतर हो गए, और फिर नीचे दोनों एक दूसरे के पूरक है, इनके बिना मौलिक अधिकारों के बिना नीति निर्देशक तत्व अधूरे है, तो नीति निर्देशक तत्वों के बिना मौलिक अधिकार भी अधूरे हैं। राज्य और नागरिकों के बीच है दोनों, तो अगर राज्य नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अच्छी नीति कब बना पाएगा, जब नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब साथियों देखते हैं, चलते हैं अगली बात में, और अगली बात क्या है, वो बात है अपने मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग से पहले हम एक और बात करेंगे आज,
वो बात करेंगे अपने। देखिए साथियों, 1942 में भारत में, नहीं माफ कीजिएगा, 1982 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। कब? 1982 में। और उस समय एक तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, आयोजन, ठीक है। और एक हुआ अपने दूसरा मचल लालूंग, दो उदाहरण लूंगा मैं, मचल लालूंग, ठीक है, असम के हैं ये। और ये मामला है दिल्ली का। दिल्ली में 1982 इंदिरा गांधी की सरकार के समय क्या हुआ थे, राष्ट्रमंडल चुनाव, मतलब खेलों का आयोजन हुआ। और इसमें वो पट्टियां वगैरह सड़कों के निर्माण के लिए ठेकेदारों ने जिन जो कर्मचारियों को या जिन मजदूरों को बुलाया गया उनको तयशुदा वेतन से कम रुपए दिए। और कम रुपए देना एक बेकार है, क्योंकि उनसे उनकी पूरी आजीविका ही नहीं चली। तो फिर सामाजिक वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई सरकार के ऊपर दबाव डाला और उन ठेकेदारों के ऊपर दबाव डाला, आप इनको क्या करो कि इनको पूर्ण वेतन दो, नहीं तो ये बेकार में गिना जाएगा। और बेकार मतलब आर्टिकल 23 का आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, और इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आखिरकार राष्ट्रमंडल खेलों में जो व्यक्तियों को कम तयशुदा कीमत से कम पेमेंट दिया गया, वेतन भुगतान किया गया उनको, तो उनके बाद में उनको पुनः पेमेंट दिया गया। दूसरा मामला आता है मच्छर लालूंग का। मच्छर लालूंग एक असम के व्यक्ति है, और बताया जाता है कि इन्होंने किसी व्यक्ति को पीट दिया था जिसके कारण उनको लग गई थी, गिरफ्तार कर लिया गया इन्हें। लेकिन गिरफ्तार किया गया तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको वहां के अस्पताल में पहुंचाया गया। अस्पताल में पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब ये ठीक है, जेल अधिकारियों को सूचित किया, 2 बार सूचित किया, लेकिन फिर भी जेल अधिकारियों ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। और जिस समय गिरफ्तार किया था उस समय 23 वर्ष का था, और जिस समय छोड़ा उस समय इनकी उम्र हो गई थी 77 वर्ष। कितने वर्ष? 77 वर्ष। 54 वर्षों तक इन्हें कहाँ रखा गया? जेल में। पूरा जीवन क्या हो गया? बर्बाद। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए मानव अधिकार आयोग की बात की गई कि भाई देश में क्या होना चाहिए, मानव अधिकार आयोग होना चाहिए। तो हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता कब पड़ती है? जिस समय हमें ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं, जनता के सामने भेदभाव होता है, अपराध होता है, हमें अधिकार मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमारे संविधान के अधिकार क्या है, जिसके कारण वे बेचारे परेशान होते ही रहते हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो इन घटनाओं के बाद हमने क्या अपनाया? हमने मानव अधिकार आयोगों की बात की। आपको पता होगा सुप्रीम अपने संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो मानव अधिकार आयोगों की बात लगभग 1948 के आसपास ही कर ली थी। लेकिन भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? वो भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है 1993। एक ये थोड़ा याद रखना है आपको, मानव अधिकार आयोग के बारे में कभी कभार पूछ ही लें। मानव मानवाधिकार आयोग भारत में गठन कब हुआ? 1993 में। कब हुआ? 1993 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है भाई? वो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का, लय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है? न्यायाधीश होगा, ठीक है। लेकिन बाद में बहुत ही समस्या आई, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई सर्व मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी हो सकता है। इसके साथ ही टोटल कितने सदस्य ही होगा ये सदस्य? सद तो 3 सदस्य ही होगा। कितने सदस्य ही? 3 सदस्य ही। उद्देश्य क्या है इनके? तो इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं या यौन से पीड़ित महिलाएं हैं या जेलों में जो कैदी है वो दुखी है, परेशान है, या उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये क्या करता है? अपना जांच आयोग बैठाता है, ये मानव अधिकार, उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है। ये जहाँ जाना चाहता है वहां जाकर उनसे पूछ सकता है, उनसे सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, सूचनाएं दे सकता है। लेकिन इतना याद रखना कि अपराधियों को अपने नजरों में भी ले सकता है, अपराधियों को पेश भी कर सकता है, लेकिन इन अपराधियों को ये सजा नहीं देगा। सजा कौन देगा? सजा सुप्रीम कोर्ट देगा। सजा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ही देगा। ये सजा नहीं दे सकता, बाकी सारे काम ये कर लेगा। मतलब उन्हें पूछताछ कर सकता है, उनको अपने पास बुला सकता है, या खुद वहां जाके किसी भी, चाहे फौजदारी हो चाहे दीवानी, कैसे भी मामलों में। लेकिन
ये सज़ा नहीं दे सकता है और सज़ा कौन देगा? सज़ा सुप्रीम कोर्ट ही देगा। तो सज़ा का प्रावधान इनके पास नहीं है, बाकी सारी की सारी शक्तियाँ इनके पास हैं। दूसरा आपको याद ये भी करना है कि ये जो विशेष तौर से तो जैसे ब बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं या अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कैदियों जो अपराधी है उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उनके जीवन को कष्ट पहुँचाया जा रहा है। 1975 के आपातकाल में देखा होगा, हम सबने देखा था किस प्रकार पीड़ित थे लोग। उसी प्रकार उनके बाद भी हमने जैसे अभी ये जैसे मछल लालों की घटना पढ़ी हमने या उसके साथ ही हमने अभी ये पिछले वर्ष की घटना है, लमसम 80 वर्ष का हो गया उस युवक को अब छोड़ा गया, उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। तो ख़ैर ऐसे मामले को और दूसरा कि जो जेलों में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों को कम करने। नंबर 3 महिलाओं की स्थिति को सुधारने। महिलाओं को केवल और केवल भोग की वस्तु समझ रखा है या उनको प्रताड़ित करना या एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हीन दृष्टि से देखना, उनके साथ भेदभाव करना। तो इन सारे कामों को या इन सब कुकृतियों को दूर करने के लिए मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया गठन और ये मानवाधिकार आयोग के यही कार्य है जिसके तहत वो क्या करता है, इनकी जाँच करता है। लेकिन वो सब कुछ कर सकता है लेकिन सज़ा कौन सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो एक आपको याद रखना है। अमूमन इतना ही याद आपको याद रख लेना है कि मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में 1993 में होता है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश भी हो सकता है, ठीक है? और त्रिसदस्यीय है। इनके उद्देश्य क्या है कि जो जेलों में बंद व्यक्ति है, बालक है, महिलाएँ हैं, उन सब के प्रति होने वाले दुर्व्यवहारों को दूर करना और उनकी क्या करना, जाँच करने के बाद काम किसके पास है? मानव अधिकार आयोग के पास है। ये तो हो गया मानव अधिकार। अब देखिए, अगर आपको पूछ ले भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किसने की? किसकी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकारों की बात की थी, अधिकारों की बात 1928 में की। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या थे? पिताजी। और संविधान में रखने की बात थी वो अपने जवाहरलाल नेहरू ने लिखी इसलिए मौलिक अधिकारों का जनक भी जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो ये एक बात थोड़ी आपको क्या करनी है? याद करनी है। और इसी के साथ ही देखिए साथियों कि 2 नेता हुए हमारे संविधान में मतलब जो संविधान निर्माता है जिनमें एक के संदर्भ में मैंने पहले पहले भी आपको बात की थी, कि उन्होंने कहा था कि भई हमने हमारे जो जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए, लेकिन देकर एक सैनिक के जितने मौलिक अधिकार दिए और वो देकर हमसे तुरंत क्या कर लिए, वापस ले लिए। मतलब जिस मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता दी, उसी मौलिक अधिकार में एक नीचे एक उपवन देकर वो हमारे से वापस ले लिया। मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारा आर्टिकल 20 और 21 क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा और बाकी सब मतलब स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा और विशेष तौर से आपकी किताब में आ रखा है 21 को किसी भी हालत में स्थगित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक हो जाता पूरा। साथियों, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार।